सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हम विज्ञान के मोस्ट IMP MCQs की, जिसमें बात करेंगे 226 से लेकर 250 MCQs की, और ये है हमारा पार्ट 10 यानी कि 10वां भाग। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने एक एक ऑप्शन को काफ़ी डिटेल में जाकर समझने की कोशिश की है ताकि संबंधित विषय के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सके। ये जो वीडियो है इसकी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विज़िट करना होगा, और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाकर सीधे और ये जो PDF है इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है DKMPPSC एकेडमी, इसको जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और एक और निवेदन में जो इम्पोर्टेंट निवेदन है वो करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको लाभ इसका मैक्सिमम मिल सके। होता क्या है कि हम जब बीच में छोड़ देते हैं तो बीच में छोड़ने से कभी भी किसी भी चीज़ का लाभ किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, समय के बर्बादी ही होगी आपको, उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए पूरा देखें ताकि आपके जो समय है, जो आप समय लगा रहे हैं, उसका मैक्सिमम यूज़ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 226, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो देखिए, प्राकृतिक रबर का जो वल्कनीकरण मतलब जो होता है, उसको एक विशेष अम्ल के साथ, एक विशेष रसायन के साथ उबाला जाता है, जिससे उसके दोष दूर हो जाते हैं, उसके गुणों में वृद्धि होती है। और वो जिसके साथ उबाला जाता है वो गंधक यानी सल्फर के साथ उसे 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। जिससे होता क्या है, और कुछ उसमें उत्प्रेरक डाले जाते हैं, जिससे कि जो रबर होती है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो गंधक के साथ गर्म किया जाता है। अस्थि में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक पाया जाता है? लवण यानी कि कौन सा जो केमिकल है जो सर्वाधिक पाया जाता है, तो कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब किसी की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे कैल्शियम की गोलियां या कैल्शियम दिया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो सर्वाधिक हड्डियों के अंदर पाया जाता है। निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? एक परमाणविक गैस मतलब जिस गैस में एक परमाणु पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का जो सूत्र है वो H2 है, यानी इसमें 2 परमाणु है। नाइट्रोजन में भी N2 है, यानी इसमें भी 2 परमाणु है। क्लोरीन जो है वो गैस नहीं है, एक तत्व है जिससे कि पानी को साफ किया जाता है। हीलियम जो है वो उसके अंदर एक परमाणु है और वो अक्रियाशील गैस है, किसी भी के साथ वो क्रिया नहीं करती, इसलिए इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हीलियम। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यानी कि मानव शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो काम क्या करता है? देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन का बना हुआ पदार्थ है। ये प्रोटीन से बना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन से इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम ये करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम नहीं करता, रक्ताल्पता को नहीं तोड़ता और लौह का उपयोग नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है? देखिए, तापमान से वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है। क्या क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि निश्चित तौर पे होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो ध्रुवों पर जो बर्फ़ है या फिर जो पहाड़ों पर पिघली जो बर्फ़ है वो पिघलेगी और समुद्र में आएगी, तो वो समुद्र तल में वृद्धि होगी। फसलों के स्वरूप में परिवर्तन निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि वो फसलें नहीं ली जा सकती जिन पर अब कम तापमान की जिनको आवश्यकता होती है। तट रेखा में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? जो समुद्र तल में जब वृद्धि होगी, समुद्र में पानी बढ़ेगा तो तट रेखा छोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से विटामिन ए होता है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए वैसे तो जो होता है सबसे मुख्य स्रोत जो विटामिन ए का है वो गाजर है। गाजर में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। आंखों का ये रोग होता है रतौंधी, और विटामिन ए की कमी से होते हैं। वहीं आलू की बात करें तो आलू में मुख्य रूप से स्टार्च होता है, और पालक में मुख्य रूप से आयरन होता है। और जो टमाटर होता है, टमाटर के अंदर भी विटामिन ए का भी स्रोत है। उसके अलावा बहुत सारे खनिज भी उसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन ए का स्रोत है गाजर।
चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय औषधि संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में केंद्रीय औषधि संस्थान स्थापित है और इसकी स्थापना की गई थी या फिर जो प्रारंभ हुआ था 17 फरवरी 1951 और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, यानी कि जिससे जो बार बार पेशाब या मूत्र लगने की होता है वो जो होती है डाईयूरेटिक जो होती है वो ऐसे ही होती है जिसके कारण बार बार मूत्र श्रावण होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब वस्तु गर्म होती है तो उसके जो अणु होते हैं उनकी चाल बढ़ जाती है और उनकी चाल बढ़ने से क्या होता है, जैसे लोहे को आप एक सिरे से गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। वो कैसे गर्म होता है कि जो अणुओं की चाल बढ़ जाती है तो वो एक अणु आपस में दूसरे अणु से टकराते हैं और जो वो अणु जब टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करते रहते हैं। जो अधिक ऊर्जा जो उनके पास होती है वो उन अणुओं में स्थानांतरित कर देते हैं जिनमें कम अणु होता है, जिनमें कम ऊर्जा होती है या जिनमें कम ऊष्मा होती है। तो उससे क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई भी धातु गर्म हो जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो रमफोर्ड रदरफोर्ड जो थे इनके द्वारा ये प्रमाण दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो है रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कैंसर के उपचार के लिए जिस रेडियो आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। ध्यान दीजिएगा, समस्थानिक यानी जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये इसके अंदर CO60 जो होता है उसका यूज़ किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। CO60 थेरेपी भी इसे कहा जाता है, कीमोथेरेपी भी इसे कहा जाता है कैंसर के लिए। C64 ये जो कार्बन डेटिंग पद्धति है जिससे कि जो वनस्पति और जीव होते हैं उनकी आयु का पता लगाया जाता है C24 से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आम के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है मेंजिफेरा इंडिका, इंडिया लगा हुआ है, मेंजिफेरा इंडिका जो है वानस्पतिक नाम है। पीत ज्वर, पीला ज्वर जो होता है ये किससे संचालित होता है, तो ध्यान दीजिएगा एडीज मच्छर जो होता है और एडीज मच्छर में भी स्टीगोमिया। देखिए एडीज मच्छर की बहुत सारी प्रजातियां होती है, उसमें स्टीगोमिया जो होता है, स्ट्रोगोमिया या स्टीगोमिया जो होता है उसके द्वारा ये पीत ज्वर जो होता है ये फैलता है, एक जीवाणु के द्वारा ये होता है। वहीं एनाफ्लिज की बात करें तो एनाफ्लिज जो मच्छर होता है उससे मलेरिया रोग फैलता है। ध्यान दीजिएगा, मलेरिया रोग जो फैलता है। और एडीज की एक और प्रजाति होती है उससे डेंगू भी फैलता है। चलिए घरेलू मक्खी से कुछ नहीं होता और क्यूलेनस ने ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है, ध्यान दीजिएगा दोनों किनारों पर सबसे कम नहीं होती, मध्य में जो होती है किसी भी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति वो सबसे कम होती है, अक्ष पर नहीं होती और सभी जगह समान नहीं होती है। एक प्रिज्म जो होती है जिसमें कि 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हो जाता है, गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा होता है तो जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होगा वो होगा बैंगनी। लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी का सर्वाधिक होता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं, या फिर कैसे संभव होता है, विस्पंदन के कारण ऐसा नहीं होता, विवर्तन के कारण ऐसा नहीं होता, अनुनाद के। देखिए अनुनाद क्या होता है, जिन फ्रिक्वेंसीज पर विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं वो चल रहे होते हैं और उसी से जो रेडियो की घुंडी घुमाते हैं तो विभिन्न फ्रिक्वेंसीज को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये अनुनाद के कारण होता है, व्यक्तिकरण के कारण ऐसा नहीं होता। निम्न में से कौन सी तरंगें हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश जो होता है शून्य में संचरण कर सकता है, निर्वात में ऊष्मा कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर सकती है, लेकिन ध्वनि जो होती है वो नहीं कर सकती। इसलिए चांद पर अगर आप जाएंगे और वहाँ आप आवाज़ देंगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ शून्य यानी कि निर्वात है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, पहले हम इस प्रश्न की बात कर चुके हैं। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, उसमें से किसमें से लिटमस मिलता है, ध्यान दीजिएगा लिटमस जो मिलता है लाइकेन से मिलता है। लिटमस पेपर आपने नाम सुना होगा, ये जो होता है अम्ल और क्षार के पहचान में काम आता है। लिटमस पेपर जो होता है उसको अम्ल में डुबोएंगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा, वहीं क्षार में डुबोएंगे उसको तो उसका कलर नीला हो जाएगा। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो पौधे होते हैं उनका अंकुरण जब होता है तो किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो ध्यान दीजिएगा ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि मालूम पड़ा कोई ऐसा बीज है जो कम तापमान पर होता है और अधिक तापमान है तो वो अंकुरित ही नहीं होगा, तो ताप की आवश्यकता होती है। हवा की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बिना प्रकाश के जमीन के अंदर क्योंकि प्रकाश नहीं होता और वहाँ पर अंकुरण हो जाता है।
246वें प्रश्न की बात करें तो रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट जो होता है रंगने के काम आता है। जिंक सल्फेट जो होता है धातुएं जो होती हैं उनके ऊपर इसकी लेयर चढ़ाई जाती है जिंक सल्फेट की। मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है? यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो नाभिक के अंदर होती है वो ये निर्धारित करती है कि कक्षाओं की विभिन्न अभिविन्यास यानी कि त्रिज्या क्या होती है। कक्षाओं की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। इसे n से निर्धारित किया जाता है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, उनमें से मुख्य क्वांटम संख्या 1 होती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर कौन सी धातु का यूज़ किया था? समझिएगा, सोने की पन्नी का यूज़ किया था। तो सोने की धातु पर अल्फा जो प्रकार जो कण होते हैं जिन्हें उनकी जब बौछार की तो उन्होंने पाया कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के यानी उनसे बिना रुके हुए आगे चले गए। तो ये पहला वाला इसका सही है। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ जो है कौन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण भी करते हैं, ऐसा बीटा भी करते हैं, गामा भी करते हैं, तो सभी पदार्थ ऐसा करते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न की बात करें। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग से, क्योंकि कार्बन डेटिंग के अंदर जो जीव होते हैं उनके अंदर C14 नामक एक कार्बन होता है और वो समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो जो जीव होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है या जो वनस्पति होती है जिनके अंदर कार्बन होता है, जीव और वनस्पतियों की ही आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से, क्योंकि एक समय के बाद, हालांकि ये बहुत लंबे समय तक ये C14 टिका रहता है, इसलिए बहुत लंबे समय में इसका ह्रास होता है, इसका क्षरण होता है और उसके क्षरण से ही पता लगाते हैं कि C14 का कितना क्षरण हुआ, तो उससे पता चलता है कि इसकी आयु कितनी है। परमाणु गणित से ऐसा नहीं होता, जैविक गणित से ऐसा नहीं होता। तो हमारा ये वीडियो होता है यही समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।